हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर। अब ये आपको देख के लग रहा है कि ये क्या होगा, तो यहाँ पे बेटा वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब ये आपके उन चैप्टर्स में से है जो काफ़ी इजी है और जो 3 to 4 मार्क्स आपके कैरी करता है। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मैं एक दिन में अगर आपने इसका लेक्चर देख लिया, आपके इसके शॉर्ट नोट्स बना के रेडी हो गए, तो ये पूरा लेक्चर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो हियर यू विल गेट 3 to 4 मार्क क्वेश्चन, और ये इवन सीईटी में इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फाइन। अब जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, राइट। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मीन्स इंडिविजुअल, एक स्पीशी का एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स आर द इंडिविजुअल्स, जो हम ये पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और सेम स्पीशीज के होता है, जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में ये जो फिशेज है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेम फिशेज अगर आ गई, तो इन्होंने अपना बेटा एक पॉपुलेशन बना लिया। क्या बना लिया? पॉपुलेशन। अब ये जो पॉपुलेशन है, ओके, अब हम फिशेस की बात करें तो इन्होंने अपना क्या पर्टिकुलर पॉपुलेशन बना लिया। अब पर्टिकुलर पॉपुलेशन, अब अगर आप वाटर में देख रहे हैं तो आपको वाटर में छोटी छोटी फिशेस भी दिख रही है, ऑक्टोपस भी दिख रहा है, राइट। देन यू विल सी द क्लाउन फिश, एंड देन यू विल सी दिस टॉर्टोइज, टर्टल, देन यू विल सी दिस डॉल्फिन्स। तो व्हाट यू कैन सी इज कि पॉपुलेशन में तो एक स्पीशी है, ठीक है, सिर्फ ये फिशेस का एक पॉपुलेशन है, डॉल्फिन्स का एक पॉपुलेशन है, फिर शार्क्स का अलग पॉपुलेशन होगा, टॉर्टोइज का अलग पॉपुलेशन होगा। तो ऐसे डिफरेंट पॉपुलेशंस जो रहते हैं बेटा, ये बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल दे रहे हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम जब बात कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल होते हैं, ओके। अब ये बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके बेटा अपनी बना लेते हैं पॉपुलेशन, और ये बहुत सारी पॉपुलेशन जब मिल जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ये फिनोमेना दे रही है, दैट इज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है, ऐसी वेरियस कम्युनिटीज मिलके बनाएगी आपका हैबिटेट, ओके। अब हैबिटेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हैबिटेट, अगर हम वाटर एक्वाटिक हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स रहेंगे दे विल बी डिफरेंट वन, जो एनिमल्स हैं यहाँ पे वो डिफरेंट रहेंगे, फाइन। तो हैबिटेट जो रहता है वो एक्वाटिक हो सकता है, वो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, जीरोफिटिक हो सकता है, लाइक डेजर्ट का, ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स। तो अभी हम अगर देखें हायरार्कियल मैनर में, तो हमने देखा ऑर्गेनिज्म मतलब व्हेन यू स्टडी, अब जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, तो इकोलॉजी ये जो टर्म है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, वो अपना एक पॉपुलेशन बनाते हैं, एंड व्हेन दिस पॉपुलेशन आर मर्ज टुगेदर इट फॉर्म्स अ कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी से ही हैबिटेट बनता है। तो ये पर्टिकुलर आप पिक्चर के इधर देख रहे हैं, ये आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देख पा रहे हैं, देन वाटर में आप एक्वेटिक हैबिटेट देख पा रहे हैं, फाइन। फर्दर व्हेन वी मूव वी सी, अब इंडिविजुअल अगर एक है तो एक इंडिविजुअल मिल रहा है बहुत सारे सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल से, उसने बना दिया पॉपुलेशन, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड रैंकिंग। तो बहुत सारी पॉपुलेशन, अगर जैसे फिशेज हो गई, ठीक है, देन ऑक्टोपस हो गया, सी एनिमल्स हो गए, देन सी हॉर्स हो गए, ये सारे शार्क्स, ये सारे मिलके आपके बना दी कम्युनिटी, ठीक है, इन्होंने आपकी कम्युनिटी बना दी, सारे एनिमल्स हो गए। अब जब इसमें आपने प्लांट्स भी डाल दिए, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स डालने के बाद, बहुत सारे एनिमल्स और सारी चीज़ें डालने के बाद आप अपना इकोसिस्टम बना ले रहे। इकोसिस्टम के 2 टाइप्स है, दैट इज एक्वेटिक एंड
terrestrial and it can be xerophytic also, ठीक है. Then this is biosphere. Biosphere मतलब जहाँ पे आपका लाइफ जो है वो सारे एबायोटिक फैक्टर्स से मिलके आपकी लाइफ बन रही है, ठीक है. दिस इज बायोस्फीयर, जहाँ पे आपकी लाइफ बन रही है विद द, आपने हमेशा ये वाला डायग्राम, वेन डायग्राम देखा होगा, जिसमें बताया जाता है कि आपका लिथोस्फीयर, ओके, लिथोस्फीयर प्लस आपका हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर, ये सब मिलके एक ऐसा ओरिजिन बनाते हैं जिसी को हम कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जिसमें बायोस्फीयर आता है. बायोस्फीयर मतलब लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. अब ये तीनों के इंटरेक्शन के बाद आपको एक लिविंग वर्ल्ड मिल रहा है दैट यू कॉल्ड एज बायोस्फीयर, और ये टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बायोस्फीयर के लेवल्स का. ओके, अब व्हाट आर एबायोटिक फैक्टर्स? बायोटिक फैक्टर्स मीन्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. एबायोटिक फैक्टर क्या है? इट कैन बी सन, it can be temperature, can be water, right? It can be salinity of the soil, it can be soil. So there are various factors which you call as, this is air, salinity, soil, temperature, light, water, minerals, pH, humidity. तो ये सारे factors बेटा आपके responsible होते हैं for what you call as कि एक life process को generate करने के लिए, एक life process को बनाने के लिए. Further, we will see all this data by your textbooks in easy language because ये chapter में हमें एक thorough reading हमारे chapter की चाहिए. अब हम ये देखने वाले हैं कि हमने देखा कि कैसे various organisms are there, they interact with each other, they form the ecosystem, है ना. तो अब बेटा यहाँ पे बहुत सारे physical, environmental factors रहते हैं जिससे आपका, जिसी को हम क्या बोल रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, जिससे आपका ये पर्टिकुलर बायोटिक फैक्टर जो है वो इंटरेक्ट करेगा और वो बायोस्फीयर को बनाएगा. तो द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रिटर बट इट was just got famous because of E. Haeckel, and Ramdev Mishra is considered as father of Indian ecology. फाइन. अब यहाँ पे क्या देखना है कि इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट इकोलॉजिकल हायरार्की. ये जो हम ऑर्गेनिज्म के बाद फिर पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं ना, फिर कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, तो ये एक हायरार्की है. इकोलॉजिकल स्टडी हम इसी तरीके से करते हैं. यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जा रहे हैं, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स. जैसे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, एक करके बेटा ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, ये लेवल बढ़ते जा रहा है. फिर बायोम्स आ गए, ठीक है. दिस इज नथिंग बट इकोलॉजिकल हायरार्की. फर्दर व्हेन वी मूव वी सी बायोम. बायोम क्या है? तो बायोम जो है इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल टेरेस्ट्रियल unit delimited by the specific climatic zone having the major vegetation zone. तो biome is associated with a larger area जहाँ larger region में जहाँ vegetation, flora, fauna ये सब हम study करते हैं, ठीक है. तो there are 6 you can say levels of 6 major groups of the terrestrial biomes and there are, अब ये जो terrestrial biomes के जो levels है ये यहाँ पे आपके textbook में इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है. अब जैसे कि अगर आप ये वाला पर्टिकुलर इमेज देख रहे हैं तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि अगर हम सिर्फ लैंड की बात करें, ठीक है, तो अब बेटा आपको पता है कि सन अगर है, ओके, ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है. तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सन रेज जाएगी और एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक है, मतलब इक्वेटर के बाद जैसे जैसे आप टूवर्ड्स पोल जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल जाएंगे, सन की जो रेज है बेटा वो कम होते जाती है, ठीक है. तो ऑन दैट बेसिस हमारे पास टेरेस्ट्रियल फॉर्म, लैंडफॉर्म्स के, बायोम्स के, हैबिटेट्स के टाइप्स है, ठीक है. अब वो क्या टाइप्स है? तो जैसे अगर आप देखेंगे इक्वेटर के पास, जैसे अगर यहाँ पे सेंट्रल में इक्वेटर है, यहाँ से सन अपनी रेज दे रहा है, तो आपको क्या देखने मिलेगा? सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट बनते हैं. जैसे जैसे आप टूवर्ड्स पोल जाएंगे बेटा क्या होगा? सनलाइट कम होते जाएगी, ड्यू टू विच यू विल गेट द कोनीफेरस ट्रीज, ओके, आर्कटिक, अल्पाइन रीजन, टुंड्रा, टाइगर फॉरेस्ट आते हैं आपके पोल्स के तरफ, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है. फर्दर अब हम जब देखते हैं तो हमारे हमारा जो पर्टिकुलर
इकोसिस्टम है वो बहुत सारे मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करके चलता है, बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, नाउ रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने मिलेगा। रीजनल वेरिएशन इन द सेंस व्हाट, कि अगर आप माउंटेन्स में देख रहे हैं, ठीक है, माउंटेन में आपको कोनीफेरस ट्रीज दिख रहे हैं, आपको वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट दिख रहा है, देन यू विल कम टूवर्ड्स द ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन जहाँ पे अच्छी खासी बारिश, अच्छी खासी सनलाइट दोनों है इक्वेटोरियल जोन के पास, तो वहाँ आपको ग्रीन प्लांट्स फॉरेस्ट ज़्यादा देखने मिलेगा। देन यू विल मूव टुवर्ड्स डेजर्ट जहाँ पे अगेन जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा, वाटर अवेबिलिटी आपकी, रेनफॉल आपका बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलती है। फाइन। देन इन राजस्थान अगर वहाँ पे रेन नहीं है तो प्लांट्स विल मॉडिफाई देमसेल्व्स एज पर द रीजन। ओके, When you look at this particular box, बेटा यहाँ से आपका ये जो टर्म है दैट इज इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है क्या है, तो ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है ई हेकल ने, इसकी को उन्होंने पॉपुलराइज भी किया है। इकोलॉजी क्या बताती है, तो इट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनिमल एंड प्लांट्स विद देयर सराउंडिंग्स। तो एनिमल और प्लांट का उनके इन्वायरमेंट के साथ, एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या इंटरेक्शन है वो बताया जाता है इकोलॉजी में। ओके, देन बायोनॉमिक्स, ये टर्म लैंगस्टर ने कॉइन किया। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द relation between the organism and environment. It is also similar term towards to ecology. Then environmental biology, ये modern ecology है, ये term introduce किया गया 20th century में, गिविंग एम्फेसिस। अब यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया बेटा किस चीज़ को, फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल इंटर रिलेशनशिप्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, इस तरीके से हमने इकोलॉजी को एक नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट किया। देन बायोस्फीयर, जब सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं तो हम इसको बायोस्फीयर कह रहे हैं। ओके, नाउ वी विल turn towards this words called as habitat and niche. What do you mean by habitat? ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लाइन में रहती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हैबिटेट हुआ, ठीक है, ये होम जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह को आप क्या कहते हैं, आपका हैबिटेट, ठीक है। व्हाट इज नीश? नीश मीन्स बीइंग अ टीचर, व्हाट इज माय रोल, दैट माय रोल इज टू टीच यू, राइट। तो ऐसे ही नीश मतलब क्या, आपका खुद का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका खुद का जो रोल है, इसको आप नीश कहते हैं। फाइन, अब हम इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो जो हैबिटेट है बेटा ये क्या है, इट इज नथिंग बट प्लेस or the set of environmental condition around the organism to which it must adapt and prosper. अब habitat के हिसाब से आपको रहना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि if you are living on land surface, what you have to do, ठीक है, आपके कुछ adaptations रहेंगे। अब लैंड में रहने वाले organisms को आपने देखा है वो चलते कैसे हैं, ठीक है, फिर उनमें क्या फीचर्स रहते हैं, है ना, तो सब लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के पास फिन्स नहीं दी बेटा, ठीक है, स्विमिंग नहीं करेंगे बेटा हम, ठीक है, लैंड में रह रहे हैं तो हमारे फीचर्स अलग रहेंगे, हमारे पास लेग्स रहेंगे, फोर लिम्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। लेकिन क्या ये फिश के पास है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्वाटिक हैबिटेट में रह रही है, हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, तो वैसे हमारे कुछ फीचर्स डिफर कर जाते हैं। मेरे पास अगर सपोज मेरे पास विंग्स रहते हैं तो मैं फ्लाई करती, राइट, तो देयर आर डिफरेंसेस एज पर इन विच हैबिटेट यू आर लिविंग, ठीक है, तो वैसे अपने ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को ये कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। द टर्म नीश इज यूज्ड टू डिनोट द फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल बेटा मतलब अगेन आपका खुद का रोल, व्हाट यू कंट्रीब्यूट, व्हाट यू डू फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जे ग्रीनल ने दिए थे, अगेन दिस इज योर सीटी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो रोल है आपका, नीश इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म लाइक डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ ऐसे आपका नीश का मतलब उन्होंने बताया है, नीश किस पर डिपेंड करता है। ओके, फर्दर व्हेन वी सी, यहाँ पे आपको वेरियस तरीके से डिफरेंट टाइप से फिजिकल स्पेस, जैसे हैबिटेट इज अ फिजिकल स्पेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, लिविंग और लिविंग स्पीशी रहता है विथ नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, ठीक है। वैसे ही नीश कैसे इंटरलिंक है, मतलब नीश मतलब क्या, रोल क्या है आपका टूवर्ड्स योर। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन हैबिटेट के अलग अलग तरीके से दिए। दिस बॉक्स बेटा, दिस डिफरेंस बिटवीन बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये आपके पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन डू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया तो ये सीधे सीधे आपके 3 मार्क्स कैरी कर लेगा और आपका चैप्टर सॉर्ट हो गया समझो, ठीक है। क्या है हैबिटेट? सिंपल है, हैबिटेट इज एन एरिया वेयर अ स्पीशीज लीव्स, ठीक है। हैबिटेट एक ऐसा एरिया है, जैसे ये हैबिटेट है मेरा, मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैं यहाँ के फैक्टर्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती हूँ, फाइन, चलेगा। अब आगे नीश क्या है बेटा? ये कॉन्सेप्ट है, कैसे कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। जैसे अगर मानो कि डेजर्ट के प्लांट्स है, ठीक है, उनका नीश क्या है बेटा? उन्होंने रोल क्या प्ले किया? तो उन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, फाइन, और उसकी रूट्स उसने क्या कर दी, टैप रूट बना दी, बहुत बिनीथ द सॉइल जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये नथिंग बट ये नीश है, ये रोल है, ठीक है। हैबिटेट कंसिस्ट द न्यूमरल नीशेस। अगर एक हैबिटेट है तो उसमें न्यूमरल स्पीशीज रहेंगी, उनके सबके अपने अपने रोल रहेंगे। तो नीशेस, एक हैबिटेट बहुत सारे नीशेस कंसिडर रखता है अपने अंदर, ठीक है। नीशेस डू नॉट हैव एनी कंपोनेंट्स। मेरा अगर रोल है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स नहीं होते बेटा, ठीक है। अब जो हैबिटेट है उसका कुछ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर अबाटिक फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स है इसका इफेक्ट देखने मिलता है। और यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वगैरह, उसके वजह से आपको फ्लो ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। हैबिटेट सपोर्ट्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एट अ टाइम। हैबिटेट जो है वो एक हैबिटेट में, ऐसा नहीं है बेटा कि हम जैसे लैंड में रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा हम ही रह रहे हैं, ठीक है। वी आर लिविंग, केटल्स आर लिविंग, ठीक है। एक टाइम पे बहुत सारे स्पीशीज को हैबिटेट सपोर्ट करता है, बट नीश का ऐसा नहीं है बेटा। नीश का क्यों नहीं है? नीश जो है वो सिंगल स्पीशीज को एक टाइम पे सपोर्ट करेगा। जैसे मेरा अगर कैरेक्टर है टू लर्न, ठीक है, मेरा अगर कैरेक्टर है, आपका एक कैरेक्टर है कि आप लर्न कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, बट बेटा गाय और भैंस इनका नहीं है ये कैरेक्टर, ठीक है। इनके पास, इनका ये रोल ही नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट करे लर्निंग करके कुछ डिस्कवरी करने, नो, दैट इज नॉट देयर रोल, फाइन। उसके बाद हम देखते हैं हैबिटेट इज अ फिजिकल प्लेस। ये फिजिकल प्लेस है और ये एक एक्टिविटी है बेटा, एक रोल है जो आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। हैबिटेट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब एक हैबिटेट लोगों के हिसाब से चेंज नहीं होता बेटा, लोगों ने अपने आप को चेंज किया एक हैबिटेट में रहने के लिए, है ना। जैसे अगर हमारे पास पूंछ थी, हम पहले क्या थे, हम पहले बंदर की तरह एसोसिएटेड थे, तो हमें तेल बोन की जरूरत पड़ती थी, पेड़ों से पेड़ से दूसरे पेड़ कूदना है, तो यू रिक्वायर्ड द टेल दैट टाइम, फाइन। बट अभी बेटा ये जरूरत नहीं है, तो हमारी वो टेल रिमूव हो गई, हट गई है, ठीक है। फिशेस के पास फिन्स क्यों है, टेल क्यों है? क्योंकि उसको वाटर में मूव करना है। तो एक एक स्पीशी अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को बदलाव करती है, दैट इज अडेप्टेशन, ठीक है। लेकिन नीश जो है बेटा, नीश तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या, एक टीचर का काम अगर है पढ़ाना, तो बेटा पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। आप टाइप चेंज कर सकते हो अपने पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाना इज द रोल ऑफ टीचर, तो दैट हैज टू बी डन बाय देम। स्टूडेंट्स हैव टू लर्न और गिव द एग्जाम्स, तो ये स्टूडेंट्स को ही करना है। भले ही स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ चेंज हो सकती है, बट नीश चेंज नहीं होता, नीश स्पेसिफिकली स्पीशीज के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके एटलीस्ट 3-3, 4-4 पॉइंट्स की हैबिटेट्स जो रहते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, नीश है स्पीशीज, नीश इज स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। तो नीश जो है स्पीशीज के हिसाब से रहता है, ये हो गया। फिर फिजिकल प्लेस है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। फिर न्यूमरस, एक हैबिटेट न्यूमरस नीशेस रखता है, कंसिस्ट करता है, बट नीशेस डू नॉट हैव एनी कंपोनेंट्स, फाइन। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, आपके पेपर में आने के इसके चांसेस होते हैं, ओके। फर्दर व्हेन वी विल सी, अब यहाँ पे आपकी बहुत सारी डेफिनेशन दी है हैबिटेट की लेके, हैबिटेट को लेके। अब हैबिटेट बहुत सारे टाइप्स के होता है, इट कैन बी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको दी हुई है, ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ नीश। नीश जो है जे ग्रिनल ने टर्म जो है बनाया है, और बहुत सारे लोग इसको जो है मिसयूज करते हैं, मतलब उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो नीश का मीनिंग क्या है कि जहां आप क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो आपका रोल है, दैट इज कॉल्ड एज नीश, ओके। नीश इज डिस्क्राइब्ड एज अ पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट, लाइक वो क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उन्होंने क्या अडेप्टेबिलिटी की, क्या फंक्शन है उनका, ओके, द कंट्रीब्यूशन, हाउ दे एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नीश, इस पे एमसीक्यूज आने के चांसेस है। तो 3 टाइप्स ऑफ नीश में, वन इज स्पेशियल एंड हैबिटेट नीश, मतलब क्या, जो आपके हैबिट्स, आपके
जगह के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके पर्टिकुलर रोल्स आपके प्लेस के बारे में बताया गया, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशियल एंड हैबिटेट नीश। देन देयर इज अ ट्रॉफिक नीश। ट्रॉफिक नीश मतलब क्या हो रहा है, इट इज द बेसिस ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। मतलब कैसे फूड चेन में क्या लेवल आता है एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर जो प्लांट्स खा रहे हैं दे आर हर्बीवोरस, तो ये एक तरीके का उनका ट्रॉफिक स्टडी हो गया, ट्रॉफिक नीश का स्टडी हो गया, ठीक है। देन देयर इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड हाइपर वॉल्यूम नीश। ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक लेवल खाने का जो है वो। हैबिटेट नीश इज समथिंग about the location, jagah, physical space, okay. Then this particular is something different, which is something कि जहाँ आप complex study कर रहे हैं बेटा, ठीक है। complex study क्या होती है, जहाँ पे आप number of parameters लेके आप niche को study कर रहे हैं। so it considers the number of environmental factors। ये number of environmental factors आप study कर रहे हैं, like biotic and abiotic, and resulting in space with the hyper volume। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एक जो डेटा आता है आपके पास वो काफ़ी वेरिड रहता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये हाइपर वॉल्यूम है और ये ह्यूमन माइंड जो इसको परसीव करता है, मतलब इजीली नहीं कर पाता अंडरस्टैंडिंग। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज हाइपर वॉल्यूम नीश, अल्टरनेटिवली द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। ओके, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज नीश। अब फंडामेंटल मीन्स एन आइडियल कंडीशन यू कैन एक्सपेक्ट, जहाँ जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया फंडामेंटल नीश इज द नीश इन द एब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स एंड इज हाईली इम्प्रोबेबल। एक ऐसा नीश जहाँ पे आपको, जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, यू आर वेरी गुड एट लर्निंग, यू आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, राइट, बट आप, ठीक है, आपको चांसेस कॉलेज के बाद, अगर आप बहुत होशियार है, बहुत बुकिश रहे हैं, बुक वर्म रहे हैं, ठीक है, अब कॉलेज के बाद आपका एक कंपनी में इंटरव्यू रहता है, ठीक है, तो देयर आर चांसेस दैट कंपनी विल प्रेफर समवन हु इज एक्टिव लाइक एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, फिर वो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, फिर वो ऑलराउंडर पर्सनैलिटी ज़्यादा फोकस करेगी कंपनी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, योर चांसेस टू बी इन दैट कंपनी इज रेयर और इज मिनिमल। जब ऐसा कोई कैंडिडेट है जो पढ़ाई भी अच्छी कर ले रहा है, एक्सट्रोवर्ट भी, और उस कंपनी को उसमें अपना उसका पोटेंशियल दिख रहा है कि ये असेट साबित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है बेटा कि मतलब कॉम्पिटिटर्स नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो जनरली आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो रियलिस्टिक फीचर नहीं है। फंडामेंटल नीश मतलब ऐसा नीश जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, जो कि हाईली इम्प्रोबेबल इन नेचर दिखाई देता है। हेंस रियलाइज नीश इज रियलिस्टिक अप्रोच। अगर मैं हूँ तो मेरे से बेटर भी बहुत सारे लोग होंगे, ये मेरा रियलाइज नीश है। मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो देयर आर पीपल, आई नो शुड नॉट कंसिडर कि आई एम द बेस्ट, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा वे है। तो दैट इज हाउ यू कैन कंसिडर कि रियलाइज नीश मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स है और ये रियलिटी है। ओके, फंडामेंटल इज अ आइडियल सिचुएशन। देन अब हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स जो है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर वेरी करेगा, टेम्परेचर यू कैन राइट कि टेम्परेचर वेरी करेगा एज उससे ही कोरिलेटेड हमारे फिर प्लांट्स और एनिमल्स है। कोल्ड टेम्परेचर अगर देखो अल्पाइन फॉरेस्ट दिखेगा, ठीक है। हॉट टेम्परेचर, ह्यूमिड टेम्परेचर, देन अगेन यू विल कम टू इक्वेटोरियल जोन, वहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से आपके प्लांट्स अलग मिलेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर के हिसाब से चीज़ें रहती है। अगर हाइपोथर्मल वेंट्स, अगर आप एक एवरेज टेम्परेचर देखें फिर अंडरग्राउंड वाटर में, तो वो भी आपको एक चेंज दिखेगा। ओके, यहाँ पे बेटा टेम्परेचर के हिसाब से लिविंग स्पीशीज बदलती है। उसके अलावा ये तो ठीक है, लेकिन अब हमें ये टर्म्स में ध्यान देना है, दैट इज यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बढ़िया टेम्परेचर सह लेता है, भाई रेजिस्ट कर जाता है, थ्राइव कर जाता है उस सिचुएशन में जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर जा रहा है, तो वो ट्रू थर्मल मतलब ट्रू सेंस में टेम्परेचर झेल ले रहा है, तो दैट इज यूरीथर्मल। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, बहुत अच्छा टेम्परेचर, अच्छा खासा टॉलरेंस है उसको टेम्परेचर टॉलरेट करने का, और ये फीचर हो गया इसका यूरीथर्मल का। स्टेनोथर्मल जो है बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब जैसे रिस्ट्रिक्टेड रहता है इन द सेंस कि ये 30 to 50 डिग्री मतलब उतने ही टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर पाएंगे। इससे ज़्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर, इससे कम होगा टेम्परेचर, दे वोंट सर्वाइव। दिस काइंड ऑफ स्पीशीज आर स्टेनोथर्मल। फाइन।
अब ये होने के बाद द सेकेंड फैक्टर विच इज गिवन इज वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है, विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नो वन कैन लीव, है ना। तो वाटर जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है। अब पानी नहीं है तो कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लाइक डिजर्ट में अगर आप देखेंगे तो आपका ओपनशिया का प्लांट कैसे अपने आप को मॉडिफाई करता है, कैमल्स कैसे अपने आप को मॉडिफाई करती है, तो विदाउट वाटर नोबडी कैन सर्वाइव। तो फिर वो अपना अडेप्टेटिव फीचर बना लेते हैं एनिमल्स, ठीक है, उस जगह पे रहने के लिए। देन देयर आर फ्यू स्पीशीज विच, अब वाटर से हम एसोसिएट करते हैं सैलिनिटी को, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज रहती है जो वाटर में रहती है, ठीक है। सैलिनिटी और पीएच, ये फिनोमेना हम लोग जनरली वाटर से ही एसोसिएट करते हैं। तो वाटर बॉडीज में हमारे बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन, पीएच और वाटर जिनसे अफेक्ट, मतलब जिनको अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। फाइन, द डिजॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड एज सैलिनिटी, इसी को हम ppm लिखते हैं या ppt लिखते हैं। तो दैट इज पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5 ppt इन फ्रेश वाटर। 5 ppt मतलब फ्रेश वाटर में आपको सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा लो मिल रहा है, ठीक है। फिर लेक्स और रिवर्स में एक एवरेज काइंड ऑफ सैलिनिटी आपको देखने मिल रही है 30 to 35 पार्ट्स पर 1000, ओके। देन दिस इज 100 ppt इन द हाइपर सैलाइन लगून्स। अब जहाँ पे बेटा जो एनिमल्स बहुत ज़्यादा सैलिनिटी को सस्टेन कर जाते हैं, मतलब टॉलरेट कर लेते हैं, भाई बहुत सैलिनिटी होगी तो भी टॉलरेट कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है यूरी सलाइन। और जो अगेन मैं इतनी ही लाइक 35 से 60 इतनी सैलिनिटी झेल सकती हूँ, उससे ज़्यादा सैलिनिटी मैं नहीं झेल सकती हूँ, उसके बाद आई विल डाई, ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को आप स्टेनोहेलाइन कहते हैं। हेलाइन मीन्स अगेन ये सॉल्ट कंटेन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। फाइन, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव लॉन्ग इन द सी और वाइसा वर्सा। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो फ्रेश वाटर है जिनको 5 ppt में रहने की आदत है बेटा, ठीक है, 5 पार्ट्स पर मिलियन सैलिनिटी में रहने की आदत है, वो कैसे रहेंगे एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर वो रिवर्स सीज में आ गए तो नहीं रह पाएंगे। और ये वाइसा वर्सा होता है, जिसको 100 ppt में रहने की आदत है वो 5 ppt में जाके नहीं रह पाएगा। देन लाइट, हमने इससे पहले वाले कुछ चैप्टर्स जैसे प्लांट वाटर रिलेशन, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल्स, इसमें हमने फोटो पीरियोडिज्म पढ़ा है, ठीक है। अब बहुत सारे जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए बेटा लाइट लगती है, दैट इज नथिंग बट फोटो पीरियड। कितने देर तक के वो लाइट इंटेंसिटी ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड ऑल्सो, एंड लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, ओके। जिसमें हमने 660 नैनोमीटर एंड 730 नैनोमीटर वाले प्लांट्स देखे थे, नैनोमीटर वाले प्लांट्स देखे थे जो ये लाइट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द फाइटोक्रोम्स, ओके। फर्दर सॉइल पे आते हैं। सॉइल और वाटर से ही एसोसिएट किया जाता है पीएच और सैलिनिटी को। तो अगेन द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक एंड वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। पर्टिकुलर आपका क्लाइमेट कैसा है जगह का, वो सॉइल को अफेक्ट करता है, और वेदरिंग प्रोसेस और द पेरेंट रॉक इवन अफेक्ट्स की सॉइल कैसी होगी, ठीक है। अब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल के, कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, मतलब उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसका ग्रेन साइज क्या है ना। जैसे अगर आपकी क्ले सॉइल रहेगी तो उसमें एरेशन बहुत इम्प्रॉपर होगा, कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका जो मिक्स सॉइल रहता है जैसे सैंड, सिल्ट, ऐसे पार्टिकल्स, वो अच्छा रहता है मतलब ग्रो करने के लिए प्लांट्स को। फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। देन पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी डिटरमाइन करते हैं, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि वेजिटेशन कैसा होगा। और वेजिटेशन, अब देखो पर्टिकुलर जगह में जिस तरीके का वेजिटेशन होगा बेटा, जैसे बहुत ज़्यादा अगर ग्रीन प्लांट्स है तो वहाँ पे हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा, हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ गया तो फिर कार्निवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो दिस इज रिलेशनल थिंग, ठीक है। सॉइल कैसी है, सॉइल का कंपोजिशन क्या है, उसका पीएच क्या है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, ये सबके हिसाब से आपके प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स के हिसाब से हर्बीवोर्स आ रहे हैं, कार्निवोर्स आ रहे हैं, एंड देन फर्दर दिस चेन विल गो ऑन। ओके, अब कुछ ऐसी चीजें रहती है जो हमारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं इन ऑर्डर टू बी इन दैट प्लेस, टू बी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब वो रेगुलेट कर जाते हैं। रेगुलेट क्या करते हैं बेटा, होम्योस्टेसिस, ठीक है।
होम्योस्टेसिस मतलब अपने टेम्परेचर को वो केपेबल होते हैं, अपने टेम्परेचर को वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स आर केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये कुछ अपने ब्लड को, अपने अंदर की सिचुएशन, इंटरनल सिचुएशन को रेगुलेट कर जाते हैं, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और ये सारे बर्ड्स और मैमल ये करने के लिए मतलब एबल रहते हैं, करने के एबल रहते हैं। देन देयर इज कन्फॉर्मर्स, ठीक है। अब ये कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट। अब जो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं उनको हमने रेगुलेटर्स बोला, जो नहीं कर पाएंगे उनको हम बोल रहे हैं कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करते एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस आर द कन्फॉर्मर्स. Some species have evolved the ability to regulate within the limit of range environmental conditions beyond which a simply conform if the stressful environment is localized or only short period of time the organism may migrate. अब जनरली क्या होता है, अगर वो अपने आप को वहाँ के तरीके से, जैसे मान लो हम इंटरनली अगर चेंज नहीं कर पा रहे हमारे आप को, हम अपने आप को एज पर द आउटर सराउंडिंग, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे मान लो मैं विंटर में यहाँ रहने के लिए नहीं हूँ, ठीक है। विंटर में सपोज टेम्परेचर इज गोइंग सो लो, तो उस टाइम पे मैं अगर यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रह पा रही हूँ, व्हाट आई विल डू, आई विल माइग्रेट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक अनदर फिनोमेना जो माइग्रेशन का आया है, ओके। सो ये माइग्रेशन का फिनोमेना इसी से आया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररीली, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जहाँ पे आप नहीं रह पा रहे, आप वहाँ से भाग जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से आप चले जाएंगे जहाँ पे आपको हॉस्पिटलिटी, थोड़ा अच्छा एरिया आपको जो लग रहा है वहाँ, एंड रिटर्न व्हेन द स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। और जब आपका स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर हो गया, मतलब मान लीजिए मुझे बहुत ठंडी से डर लग रहा है तो मैं ठंडी पे यहाँ ना रह के कहीं और चले जाऊँगी जहाँ का एटमॉस्फेयर मेरे लिए अच्छा है, और वापस जैसे ठंडी चले जाती है तो आई विल कम बैक, ओके। तो ये हो गया फिर माइग्रेशन। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स जनरली आपने देखा है, साइबेरियन क्रेन्स वो मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये मूव कर रही है तो लॉन्ग डिस्टेंसेस टू बी सेफ, ठीक है, और वो चेंज नहीं कर पा रही है इसलिए। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो स्ट्रेस के टाइम पे दे गो ऑन स्लीप, ओके। सो वो कुछ नहीं करते। तो इन प्लांट सीड्स क्या करते हैं बेटा, जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन मिलता है तब तक तो वो क्या कर लेते हैं, डॉर्मिनेंट हो जाते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन नहीं मिलती, ठीक है। फिर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे ताकि आपका सीड अच्छा हो जाए और वापस से फिर वो जर्मिनेट हो, ठीक है। कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन के लिए चले जा रहे हैं, जैसे पोलर बियर, ठीक है। कुछ स्नेल्स एंड फिशेज रहती है वो एस्टिवेशन में चले जाती है समर हीट से बचने के लिए। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सस्पेंड। तो क्या क्या किया ऑर्गेनिजम्स ने, ईदर दे डिड व्हाट, रेगुलेट कर लिया, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लिया, कन्फर्मर्स बन गए, ठीक है। जो मेंटेन नहीं कर पाए तो अब कन्फर्मर्स हो गए, तो फिर वो क्या करेंगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन झेला नहीं जा रहा, दे विल माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट कर लिया, या फिर वो सिचुएशन को स्किप कर दिया। स्किप कैसे कर देंगे, बहुत ठंडी आ गई, व्हाट पोलर बियर डिड, सो गए, हाइबरनेट कर गए, सीड्स क्या किया, डॉर्मेंट हो गया, ठीक है। तो दिस आर द वेज ऑर्गेनिज्म हैज अडेप्टेड इटसेल्फ। ओके, एक्वाटिक प्लांट और डेजर्ट प्लांट जो रहेंगे ये अडेप्टेशन तो डिफरेंटली करने वाले हैं क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वही डिफरेंट है, ठीक है। अब एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स दोनों में बेटा अडेप्टेशन कुछ अलग अलग रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हाउ दे आर डिफरेंट वी आर गोइंग टू सी। टू कोप अप विद द एक्सट्रीम वेरिएशन, अब ये जो एक्सट्रीम वेरिएशन आती है उससे कोप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं अपने अंदर, जिसकी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस। दिस आर देयर एडेप्टेशंस, ठीक है। हम अगर while others do their behaviorally like migration, therefore we adaptation मतलब एक ऐसी capability है आपके पास that you can change physiologically or you can change your behavior as per the outer situation in order to be in order to stay alive, okay। तो यहाँ पे आप adaptations कर लेते हैं। ये adaptations आपके morphological हो सकता है, physiological हो सकता है, behavioral हो सकता है।
फाइन। अब आप डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जब हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हम एडाप्टेशन की बात करते हैं सबसे पहले हम डेजर्ट पहुंचते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट पहुंचने के बाद वी सी देयर द प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल। अब थिक क्यूटिकल क्यों है बेटा? थिक क्यूटिकल मतलब क्या? आपकी वैक्सी लेयर है ना, ये वैक्सी लेयर है। ये वैक्सी लेयर अगर प्लांट के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो आपका जो प्लांट है कैक्टस का, ठीक है, उसके ऊपर से ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, मिनिमल लॉस ऑफ वाटर रहेगा। इसके स्टोमेटा जो रहते हैं वो भी बहुत कम रहता है इन नंबर, ठीक है। फिर इसकी जो रूट्स रहेगी ये बहुत नीचे रहेगी। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम कैम पाथवे कहते हैं, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, ठीक है। इसके स्टोमेटास क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ओके। प्लांट्स लाइक ओपनशिया, उनकी लीव्स रिड्यूस हो गई स्पाइन में। सो ये देयर आर मल्टीपल फीचर्स, ठीक है। उन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस के लिए कैम पाथवे बना लिया है, उन्होंने रूट्स को डीप डाउन कर लिया इंसर्ट, देन दे हैव द थिक क्यूटिकल लेयर, दे हैव लीव्स ट्रांसफर्ड इनटू द स्पाइन्स। ये सब क्या है? ये आप 7th 8th से पढ़ रहे हैं, यही अडेप्टेशन आपको अभी भी पढ़ने। मैमल्स की बात करें तो हाँ, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एलेन्स रूल, ये पेपर में आने के अगेन चांसेस है। अब ये एलेन्स रूल क्या होता है? एलन ने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपके पोलर रीजन में रह रहे, ठीक है, जिनके टेम्परेचर बहुत कम है, वैसी जगह रह रहे हैं, तो उनके बेटा पोलर बियर के देखो पैर कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है। उनके ईयर्स जनरली आप देखोगे बहुत छोटे छोटे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो दिस डू व्हाट? मिनिमल लॉस ऑफ हीट। ये एकदम हीट को, जैसे हमारे जैसे हाथ पैर बढ़े उतने हमारे जो हीट है हमारी बॉडी से उतनी ज़्यादा लॉस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैमल्स है, जो एनिमल्स है, जो कोल्डर रीजन में रह रहे हैं, उनके पास शॉर्टर ईयर, शॉर्टर स्नाउट, टेल, लिम्स, ये सब दी रखी है। क्यों? क्योंकि इनका जो हीट का लॉस है उनके बॉडी से वो कम हो जाए, ठीक है। देन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक एक्वेटिक एंड अगेन यू कैन से कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले, उनके फैट को ब्लबर कहते हैं, ठीक है। अब ये फैट जो फैट है ब्लबर, ये इंसुलेशन का काम करता है। अगेन ब्लबर जो फैट रह रहा है, बहुत थिक लेयर ऑफ स्किन जो रह रही है वो इंसुलेशन करेगी, मतलब आपको हीट, आपकी हीट, बॉडी हीट को प्रिजर्व करके रखेगी ताकि आप बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर से अफेक्ट ना हो। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू, दैट्स अडेप्टेशन पोर्शन। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी कैसे ऑर्गेनिज्म बिहेवियर चेंज करता है। अब यहाँ पे उन्होंने हीट के हिसाब से जो है चेंज वो सब बताया है। अब हम पॉपुलेशन पे आते हैं। अब हम जब बोल रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है, तो पॉपुलेशन में वी आर स्टडिंग अबाउट अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सेम स्पीशीज़ के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, है ना, और उसके पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या क्या फैक्टर्स हम देखते हैं, तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पॉपुलेशन का साइज, डेंसिटी, ये भी मैटर करता है। साइज एंड डेंसिटी से मतलब क्या है मेरा? तो अगर आप दो कंट्रीज ले रहे हैं, ठीक है, आपने ले लिया कंट्री, एक ऐसे दो कंट्री ले लिया, ठीक है, दोनों का मैंने बोला पॉपुलेशन सेम है, ठीक है। अब ये कंट्री का भी पॉपुलेशन सपोज 1000 है, ये कंट्री का भी पॉपुलेशन 1000 है। अब मैं इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछूं तुमसे, तुम क्या बोलोगे? दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है? नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एरिया, इफ यू विल सी द कंट्री ए एंड कंट्री बी, अगर हम ये देखें तो कंट्री ए का बेटा साइज भी ज़्यादा है, उस हिसाब से उसका पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है। और बी की साइज छोटी है, उस हिसाब से 1000 लोग, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो व्हेन यू नो पॉपुलेशन साइज, यू शुड नो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो, ठीक है। फिर अब हम ऐसे भी कंपेयर नहीं कर सकते, मेरे पास 10 हाथी है और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंड्स, तो अगेन दोनों भी मिला के क्या सेम जगह घेरने वाले? तुम 1000 एंड्स सुन रहे हो तो तुमको ऐसा लगेगा 1000 एंड्स में बहुत सारी चींटियां हैं, बहुत सारी जगह लेगी, ये तो शायद इतनी जगह लेगी जितना एक हाथी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ये टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट वेरी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि हम पॉपुलेशन को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हो गया, ये पॉपुलेशन का साइज हो गया, ठीक है। लेकिन डेंसिटी हमें क्या बता रही है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। मतलब जैसे इंडिया का 370 270 370 अप्रॉक्स कुछ आएगा 1 किलोमीटर में, कि आपका जो
डेंसिटी पर यूनिट एरिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है एक छोटी कंट्री, ठीक है, यहीं पे आप चाइना को देखें, भला ही उसका पॉपुलेशन अगर अभी इंडिया से ज़्यादा है तो आप क्या कंसिडर करेंगे, पर यूनिट एरिया में चाइना का पॉपुलेशन विल बी मोर और लेस, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया के हिसाब से जब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की, तो दैट गिव्स अस अ स्पेसिफिक रिजल्ट। अब जब हम ये फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की डेंसिटी, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच वी कॉल एज नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, ठीक है। अब क्रूड मॉर्टेलिटी, क्रूड नेटेलिटी, ये सब क्या है, तो क्रूड मीन्स रॉ, ठीक है, नेटेलिटी मीन्स बर्थ टेकिंग प्लेस। देन इमाइग्रेशन, ई माइग्रेशन भी होता है। इमाइग्रेशन मतलब लोग अगर दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं तो दैट इज इमाइग्रेशन, दैट विल इंक्रीज योर पॉपुलेशन। ई माइग्रेशन, कंट्री से बाहर जा रहे हैं, दैट विल डिक्रीज योर पॉपुलेशन, फाइन। तो अब यहाँ पे हम आते हैं नेटेलिटी पे। नेटेलिटी मतलब क्या होता है, ये है आपका बर्थ रेट, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट मतलब क्या बेटा, आपका क्रूड बर्थ रेट मतलब जितने बर्थ हुए उनमें से कितने लोग मर गए, ये आपका क्रूड बर्थ रेट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है एक स्पेसिफिक बर्थ रेट के बारे में उन्होंने बताया है, द नंबर ऑफ बर्थ्स per 1000 people a year where a specific birth rate is used to have the relative, okay। अब यहाँ पे उन्होंने एक कैलकुलेशन दी है अबाउट नेटेलिटी। नेटेलिटी इज द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, और क्रूड बर्थ रेट मतलब रॉ, जैसे अगर 10 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 10 में से 2 तो मर गए, अगर उनकी हेल्थ बराबर नहीं है तो 8 जो है बच्चे हुए वो आपका क्रूड बर्थ रेट है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है एक पॉन्ड में 200 कार्प थी, फिशेस थी, ठीक है, और 800 हो गई रिप्रोड्यूस करके, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन उनका 1000 हो गया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8000 डिवाइडेड बाई 200 करके, तो हमारे 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, मतलब एक कार्प ने 4 फिशेस को बर्थ दिया है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये एब्सोल्यूट नेटेलिटी शो कर रहा है। एब्सोल्यूट नेटेलिटी मतलब क्या, मान लो 200 लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, 800 बच्चे पैदा हुए, बट कैन यू इमेजिन कि 200 में से कुछ लोग मरे नहीं होंगे, है ना, कुछ ने रिप्रोड्यूस ही नहीं किया होगा, कुछ रिप्रोड्यूस करते करते मर गए होंगे, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद मर गए होंगे, है ना। तो एब्सोल्यूट नेटेलिटी वाला केस उन्होंने यहाँ पे दिया है, जहाँ पे उन्होंने किसी को नहीं मारा, भाई कोई भी नहीं मरा, ना बर्थ देने वाला ना बर्थ लेने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ बर्थ्स आर इन आइडियल कंडीशन विथ नो कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल, हिंडरेंस नहीं आया, सबके सब पैदा हुए, सबके सब बच गए। तो ये एब्सोल्यूट नेटेलिटी का केस है। रियलाइज नेटेलिटी में बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि बर्थ जब हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो बहुत सारे चांसेस है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म सस्टेन ना करे बर्थ लेने के बाद, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स बर्थ देते देते मर जाए। तो दिस इज द रियलाइज नेटेलिटी। ये प्रैक्टिकल चीज़ है और ये चीज़ हमको नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने के लिए मिलती है। Fine. Ahead when we move, we see mortality. Mortality मतलब अगेन जो डेथ का रेट है, आपके जितनी डेथ होती है, ठीक है, mortality is the death rate of the population. Mortality और death rate is a measure of the number of deaths. तो ये जनरली कितनी डेथ हो रही है एक पॉपुलेशन में उसको बताने के लिए फैक्टर mortality वर्क करता है, ठीक है। mortality कैसे निकालेंगे आप, तो is expressed as कितने लोग मरे पर 1000 people in a year gives you mortality rate, ठीक है। mortality rate जनरली 9.5 दिया है। and then उन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से दिया है एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी, मतलब जहाँ पे द नंबर ऑफ डेथ्स अंडर द आइडियल कंडीशन, मतलब ये ऐसा मान रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन एज, आइडियल एज अटेन करके ही मर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर विल बी सो मच कॉम्प्लिकेशंस। तो आप उम्र के पहले कोई एक्सीडेंट्स में, कुछ कॉम्पिटिशन को डील करते वक्त बहुत सारे केसेस में आपकी जो डेथ है वो पॉसिबल है। तो द नंबर ऑफ डेथ्स व्हेन द एनवायरमेंटल प्रेशर कम्स, एनवायरमेंटल प्रेशर मतलब योर फीचर्स लाइक नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ और डिजीज आ गया, एपिडेमी आ गया, दैट थिंग, ओके। एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी में उन्होंने बोला कि कंपटीशन भी नहीं रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो कि जनरली होता है। अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज कब तक के होगा, कभी ना कभी अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज विल रिड्यूस, राइट। तो तब तो हमारे ऑर्गेनिजम्स विल डाई, फाइन। Now we come to the sex ratio. This is the
the sex ratio of the population affects the and is reciprocally affected by the birth, death, immigration. अब ये सारे फैक्टर्स हमारे सेक्स रेशियो को जो है वो अफेक्ट करते हैं. बर्थ कितने का हो रहा है, डेथ कितने का हो रहा है, इमाइग्रेशन किसका हो रहा है, इमाइग्रेशन किसका हो रहा है, उस हिसाब से ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल कितनी है. तो सपोज अगर ये रेशियो आपका 1000/1000 आ जा रहा है तो ये आपका 1:1 का रेशियो हो जाएगा और इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी. ठीक है, बट जनरली इट इज़ नॉट लाइक दैट. नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कंसिडर्ड एज सेक्स रेशियो. लेकिन ये वाला जो रेशियो है अगेन इट इज एब्सोल्यूट काइंड ऑफ थिंग जो पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक लिविंग स्पीशी में. नाउ व्हेन वी सबने पिरामिड दिखे है ना. अब पिरामिड जो है, पिरामिड पॉपुलेशन का भी होता है. ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कहीं की पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाली है या कहीं की पॉपुलेशन डिक्रीज होने वाली है ना. तो एज पिरामिड होता है. अब एज पिरामिड मतलब क्या, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन आप एक पिरामिड के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जहाँ पे आप 3 तरीके की पॉपुलेशन बताते हो. कौन सी 3 तरीके की पॉपुलेशन होती है? प्री रिप्रोडक्टिव. यहाँ पे आपके 0 to 14 ईयर्स की पॉपुलेशन आएगी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है प्री रिप्रोडक्टिव फेज में. देन दिस इज रिप्रोडक्टिव फेज वाली पॉपुलेशन एंड दिस इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब अगेन दिस विल बी ऑल्सो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. तो ये जो एक पर्टिकुलर हम ग्राफ देखते हैं बेटा एज पिरामिड का, एज डिस्ट्रीब्यूशन का, इसी को हम बोलते हैं एज पिरामिड. अब ये एज पिरामिड आपकी जो बुक में दिया हुआ है उससे हम क्या कंक्लूजन्स लगा सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लुक एट. अब ये पर्टिकुलर जो चार्ट है यही देख के हमको स्टडी करनी है. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो रैपिड ग्रोथ शो होगी. क्यों रैपिड ग्रोथ शो होगी? क्योंकि अगर आप ये ब्लू कलर देख रहे हैं तो ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज है, येलो कलर देख रहे हैं तो ये आपका रिप्रोडक्टिव एज है, और ये एजेस रेड कलर जो आपका दिखा रहा है ये आपका अगेन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है. ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बेटा अगर आपके पास ऐसी जनरेशन का है, ऐसी पॉपुलेशन का है जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज से पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाने, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में जाने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनका नंबर इतना ज़्यादा है तो ऊपर का भी आपका ग्राफ ब्रॉड होने वाला है, पिरामिड ब्रॉड होने वाला है. तो यहाँ आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी रैपिडली. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा देगी एकदम. ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि आपके पास ज़्यादा भी पॉपुलेशन नहीं है बेटा, नीचे 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 इन द सेंस प्री रिप्रोडक्टिव की ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. तो यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगा क्योंकि ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, आरपी आपकी ज़्यादा है, इसलिए आपको ग्रोथ तो देखने मिलेगा. लेकिन एकदम यहाँ पे जैसे बहुत विगरसली ग्रोथ देखने मिल रही थी, यहाँ पे आपको इतना विगरसली ग्रोथ देखने, इतनी फास्ट ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी. अब यहाँ जहाँ आपका पॉपुलेशन है ही नहीं, आपका रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ही नहीं है, जैसे डेनमार्क एंड इटली, यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं है जो रिप्रोड्यूस करने वाली है, तो आपका ग्राफ तो बेटा नैरो होते जाएगा और यहाँ पे आपको ग्रोथ ही नहीं दिखेगी, आपको स्टेबल ही दिखने लगेगी. और निगेटिव ग्रोथ मतलब जर्मनी और हंगरी आर द कंट्रीज जहाँ पे आपकी ग्रोथ डिक्लाइन होने वाली है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने वाली है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ही कम है. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इंडिया के ही हम सपोजिशन ले लेते हैं, इंडिया में रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत है तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की चांसेस है. ठीक है, बहुत रैपिडली. स्लो ग्रोथ होगी यूनाइटेड स्टेट्स में क्योंकि यहाँ पे है पॉपुलेशन बट इतनी ज़्यादा नहीं है. डेनमार्क में एवरेज रहेगा, मिनिमल मेंटेन रहेगा, और जर्मनी और हंगरी जैसी कंट्री आपको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन शो करेंगे. तो ये हो गया आपका एज पिरामिड. और एज पिरामिड में आप कैसे स्टडी कर सकते हो कि पॉपुलेशन कहीं का बढ़ेगा या घटेगा. Now there is a formula how you can measure the population density. ठीक है, तो आप क्या करते हैं population density को measure करने के लिए. So n, if n is the population, अगर n population है एक particular time पे, तो जो भी population बढ़ेगी वो क्या रहेगी बेटा आपकी n+1. population एक टाइम पे कितनी है +1, जो भी बढ़ने वाली है वो. ठीक है, तो यहाँ पे ये population कितनी थी प्लस आपके बर्थ कितने हुए, प्लस आपके इमिग्रेंट्स कितने, मतलब कितने लोग आपकी कंट्री में आए. ठीक है,
और उससे आपको माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही नहीं हो रहा ना कि बढ़ रहा है, कुछ घट भी रहा है, तो देयर विल बी डेथ ऑफ द पीपल, देयर विल बी इमिग्रेंट्स जो आपके कंट्री से बाहर जा रहे हैं। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन है कि कैसे आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट यू विल check. Then we will see the growth models. There are two kind of growth models. One is exponential growth and another is logistic growth. ठीक है, अब बेटा exponential growth जो है, ठीक है, ये क्या शो कर रही है कि एक जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हमने बहुत टाइम देखा है आपके पूरे बुक में ग्राफ्स बहुत सारी जगह है, तो ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका एक्स एक्सिस टाइम बता रहा है, वाई एक्सिस आपका पॉपुलेशन बता रहा है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि एक बहुत फास्ट रैपिड रेट से आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ये कब होगा बेटा? जब आपके पास सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉजिस्टिक टेबल देखें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम तक के क्या होगा, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तब तक कि आप जब ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो एकदम ग्रोथ स्लो होती है, लेग फेज में होती है, फिर धीरे धीरे आपका नंबर मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल फेज में चले जाता है और लॉग फेज में चले जाता है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा बेटा कि जहाँ पे आपकी ये जो पॉपुलेशन है ये बढ़ना ही बंद हो जाएगी, जिसको आप स्टेशनरी फेज कह रहे हैं। तो लेग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज, ये 3 फेजेस में आपकी ग्रोथ होती है और कभी ना कभी ग्रोथ रुकती है। वाई? बिकॉज यू विल सी आज के समय पे भी हम अगर देखें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वी आर फाइटिंग फॉर सेवरल रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो आर यू गेटिंग वन थिंग दैट एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन विल गो स्टेशनरी, ठीक है, वो बढ़ेगी ही नहीं, वो स्टॉप हो जाएगी बढ़ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड हो गए बेटा आपके रिसोर्सेज। हमेशा अनलिमिटेड तो नहीं रहने वाले, रिसोर्सेज तो खत्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिगिनिंग में आपको ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन आपके रिसोर्सेज हमेशा इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसलिए डार्विन ने क्या बताया है कि एक स्टेट आने के बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी आपकी ग्रोथ, ठीक है। और ये ग्रोथ क्यों स्लो डाउन हो गई? सिग्मोइड जो आपको ये मिला है पर्टिकुलर ग्राफ, ये क्यों मिला है? क्योंकि रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड और अब यहाँ पे वीकर लोग तो सस्टेन ही नहीं करेंगे, जो स्ट्रांग रहेगा वही फर्दर सस्टेन करेगा। Then further, when we will move, we will see how the interaction between the organisms occur, how interspecific interaction occurs between the organisms. ओके तो इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर क्या कंपटीशन है, इसको हम इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं। और इंटरस्पेसिफिक मतलब एक कम्युनिटी के बाहर क्या झगड़े हो रहे हैं, उसको इंटरस्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन में बी इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम पॉपुलेशन, मतलब सेम स्पीशीज में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको इंट्रास्पेसिफिक कहेंगे। और अगर एक स्पीशी का दूसरे स्पीशीज से झगड़ा हो रहा है और उनका खटपट हो रहा है तो इसको हम इंटरस्पेसिफिक कहेंगे। अब ये इंटरेक्शन जो हमारी पॉपुलेशन कर रही है ये किस तरीके से करती है, ये दिया हुआ है आपका इस पर्टिकुलर टेबल पे, जहां हम न्यूट्रलिज्म की बात करते हैं। न्यूट्रल मतलब जहां पे किसी को इंटरेक्शन से कोई भी फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने ये जो ओ लिख के रखा है ये सिग्निफाई कर रहा है कि दो लोगों के इंटरेक्शन से दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, नाइदर वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग हार्म, ठीक है। नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब कंपटीशन। कंपटीशन में बेटा अगर मान लो कि आपने किसी की गाड़ी जाके ठोक दी, ठीक है, तो आपकी गाड़ी को तो लगेगा ही, प्लस सामने वाली गाड़ी को भी लगेगा, मीन्स यहाँ पे दोनों लोगों का लॉस हो रहा है, ओके। तो दिस इज नेगेटिव, ठीक है। कंपटीशन होता है अगर किसी रिसोर्सेज के लिए, तो भी अगर आप किसी को पिटाई कर रहे हो और किसी ने आपको भी रिवर्ट मार दिया, ठीक है, तो अगेन आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सामने वाले को तो लगेगा ही, आपको भी लगेगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव इंटरेक्शंस है जहाँ पे आप दोनों को लॉस हो रहा है। निगेटिव इंटरेक्शन में ही एक एमेंसलिज्म आता है, ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में आने के चांसेस है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक को नुकसान एक को फायदा। इसका मतलब क्या है? सपोज जायंट एनिमल इज वॉकिंग ऑन द ग्रास, ठीक है। अगर एक जायंट एनिमल ग्रास पे चल रहा है, ग्रास तो बेटा पूरी मतलब
डेड डाई हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रास को तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया और जायंट एनिमल को तो कुछ नहीं हुआ। इन अ सिमिलर मैनर व्हेन यू विल जस्ट गो थ्रू अ प्लेस जहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोब्स है, ठीक है, कितने ही माइक्रोब्स आपके पैर से कुचला जाएंगे, वो मर जाएंगे, बट आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमेंसिलिज्म है जहाँ पे आपका एक ऑर्गेनिज्म विल गेट अफेक्टेड, अनदर विल स्टे एज इट इज, फाइन। उसके बाद सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस का सबसे अच्छा रिलेशन होता है बेटा एल्गी और फंगाई का, ठीक है। तो ये रिश्ता जो फंगी और एल्गाई में है, ये रिश्ता एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह रहता है, जहाँ पे एल्गी इज प्रिपेयरिंग द फूड, ठीक है। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, वो खाना बना देती है, फंगस उसको घर दे देता है। तो दे हैव अ रिलेशन विच इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसको हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। इफ एल्गी इज मेकिंग द फूड फॉर फंगस, फंगस कैन यूटिलाइज इट, फंगस इज गिविंग होम टू एल्गी, तो एल्गी के लिए भी वो सेफर साइड हो जाता है, तो दोनों भी यहाँ पे सेफ हो गए, ठीक है। कमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है, एक को पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और एक को नहीं आ रहा है। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है बफेलो एंड अर्किड्स का। अर्किड्स क्या है, ये बर्ड्स हैं, ठीक है। अब बफेलो क्या कर रही है, पूरी ग्रास खा जा रही है, ठीक है। अब अर्किड्स जो है कि इंसेक्ट खाते हैं। अब मान लो एक ग्रास का पैच था, बफेलो ने पूरी ग्रास खा ली, ठीक है। अब वो अर्किड को ईजी हो गया बेटा कि वो कैसे इंसेक्ट ढूंढेगी, ठीक है। तो मैं बफेलो को क्या है, उसको तो खाना ही खाना था ना, उसने तो अपना खाना खा लिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसने किसी के लिए काम किया ऐसा सोच के तो खा नहीं रही थी वो, ठीक है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अर्किड को फर्क पड़ा, उसके लिए तो पॉजिटिव काम हो गया, ठीक है। देन प्रोटो कोऑपरेशन में बेटा दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कैटल्स पे बैठते हैं और उनके इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे द एनिमल्स कैटल्स विल गेट रिलैक्स, भाई अभी जो उनको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म परेशान कर रहे थे, अब वो परेशान भी नहीं कर रहे और बर्ड्स को भी खाना मिल गया, तो दोनों फायदे में, ठीक है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। अब कुछ होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन दोनों भी होते हैं, उसमें से एक है पैरासिटिज्म एंड एक है प्रिडेशन। प्रिडेशन में एक खाएगा, एक प्रे है, एक प्रेडेटर है। जो खाएगा वो तो फायदे में है, जो नहीं खाएगा मतलब जो मर जाएगा वो नुकसान, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, कस्क्यूटा इज अ प्लांट जो दूसरे प्लांट के मिनरल्स को सक करता है, उसके मिनरल्स को खाता है। तो ये जो पैरासिटिज्म है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इंटरेक्शन शो करता है, फाइन। अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर है कि हम देख रहे थे कि कौन बेनिफिट हुआ, कौन जो है वो लॉस झेला और कौन नॉन अफेक्टेड रहा, ओके। अब ये सारी चीज़ समझने के बाद हमें ये देखना है बेटा कि कहाँ पे आपका पैरासिटिज्म प्रिडेशन में एक ही जन को फ़ायदा होता है। कमेंसिलिज्म में क्या होता है कि नीदर वन इज़ हार्म, एक को फ़ायदा होता है और एक को हार्म भी नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वो हमने देखा। अभी हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एल्गी और फंगस का, जहाँ पे एल्गी और फंगस दोनों ही विन विन वाली सिचुएशन में, एल्गी फूड दे रही है, ठीक है, ये एकदम रिश्ता पति पत्नी के जैसे रिश्ता हो जाता है, फंगस होम दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के फिर चांसेस बनते हैं। एल्गी विल प्रोवाइड द फूड, फंगस विल प्रोवाइड द होम, और दोनों मिला के जो ऑर्गेनिज्म बनाता है दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन, ठीक है। फिर को एवोल्यूशन ऑफ हमिंग बर्ड्स एंड प्लांट्स। अब ये जो बेटा कंपटीशन होता है, ठीक है, ये कंपटीशन कम करने के लिए आप रिसोर्स पार्टीशन कर दो, ठीक है। मतलब मानो दो तरीके के बर्ड्स हैं, वो दोनों सेम फूड खा रहे हैं, ठीक है। वो जो दोनों अगर सेम फूड खा रहे हैं तो आप क्या करो कि कुछ और फूड अल्टरनेटिव दे दो, ठीक है। तो एक बर्ड क्या करेगा, राइस ग्रेन खा लेगा, एक व्हीट ग्रेन खा लेगा, दोनों का झगड़ा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे अगर झगड़ा होता तो इनमें से एक कोई स्पीशी जो है वो क्या हो जाती, एक्सटेंट हो जाती, ठीक है। रिसोर्स पार्टनिंग हो गया तो वो दोनों बच जाएंगे। Now, Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitive inferior will eliminate eventually, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि गॉस ने क्या बताया, अगर दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन रहा तो वो झगड़ा करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे फॉर द सेम रिसोर्स इफ दे वांट, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर सेम रिसोर्सेज के लिए ए भी झगड़ रहा है, ठीक है, ए इज अ बर्ड, ठीक है, विच फीड्स ऑन राइस ग्रेन, ठीक है, और बी इज अ बर्ड, वो भी राइस ग्रेन के लिए ही झगड़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं या तो
ये जो राइस है, ठीक है, ये राइस के अलावा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन वीट का दे देती हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये जो वीट है ये बी वाला खा लेगा और ए वाला राइस खा लेगा। तो यहाँ पे आपने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया, तो ये सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये दोनों सिर्फ एक ही चीज़ के लिए लड़ाई करेंगे तो एक इनमें से जो इंफीरियर रहेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। फाइन, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक that is asked in examination. कंपटीशन जो हो रहा है वो रिसोर्स अगर पार्टीशनिंग हो गया तो नहीं होगा, मतलब रिसोर्सेज अगर आपने दो लोगों में बांट दिए तो वो लोग झगड़ा नहीं करेंगे और दे विल बी गेटिंग हैप्पी विथ वॉट एवर दे गॉट। ओके, फर्दर पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है, पैरासिटिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे अंदर रिसाइड करते हैं और रहते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म अंदर रह रहा है, किसके अंदर रहता है, होस्ट के अंदर रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये जो है ये पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है जो हमारे अंदर आ जाता है, फाइन, हमारे अंदर रहता है। देन अब यहाँ पे बेटा ये जो पर्टिकुलर प्री प्रेडेटर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी पैरासाइट कुछ दो तरीके के होता है, दैट इज एक्टोपैरासाइट एंड दैट इज एंडोपैरासाइट, ठीक है। एक्टोपैरासाइट और ओके, ये जो एक्टोपैरासाइट्स है ये क्या करेंगे, जैसे आपके जो बालों में जुएं होती है, ठीक है, ये आपका एक्टोपैरासाइट है, ये क्या करता है, बाहर ही रहता है, आपके बॉडी में आप ही का खून पिएगा लेकिन ये बाहर रहता है, तो इसलिए हम इसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। लीश ऑन ह्यूमंस एंड टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स को टिक्स होते हैं, वो भी अगेन उन्हीं का खून पीता है, उन्हीं पे फीड करता है, तो ये एक्टोपैरासाइट है। कस्क्यूटा इज अ प्लांट जो हम लोगों को प्लांट्स में मिलता है, प्लांट्स के अंदर से उसका न्यूट्रिशन डिराइव करता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट, मतलब प्लांट्स के अंदर जाता है। और एक जो पैरासाइट का टाइप है इट इज कॉल्ड एज ब्रूट पैरासिटिज्म। तो इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसमें हमें ये याद रखना है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेक्शंस, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक, ऐसे दो तरीके के हम इंटरेक्शन देखते हैं, जहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्पेसिफिक इज एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से जब इंटरेक्ट करती है तो उसको इंटरस्पेसिफिक बोलते हैं, और इंट्रास्पेसिफिक मतलब एक स्पीशी अपनी ही स्पीशी में कैसे इंटरेक्ट करती है, दैट इज इंटरस्पेसिफिक, फाइन। देन वी विल सी, वी हैव ऑलरेडी सीन म्यूचुअलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं, ठीक है। देन कॉम्पिटिशन, अच्छा म्यूचुअलिज्म के लिए बेटा कभी कभी दोनों स्पीशी एक दूसरे के लिए एकोमोडेट भी करती है, चेंजेस भी करती है, जहाँ पे हमने एक बार लीवर मैकेनिज्म देखा था, फ्लावर अपने आप को कुछ इस तरीके से बनाता है, तो फ्लावर को भी फ़ायदा है और इंसेक्ट को भी फ़ायदा है या बर्ड को भी फ़ायदा है, तो फ्लावर भी अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, है ना, उसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट इवॉल्व कर लेगा। म्यूचुअलिज्म में ये देखने मिलता है। देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन। बेटा अगर दो लोग कॉम्पिटिशन करेंगे, ठीक है, सपोज, और फाइटिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो दोनों का ही लॉस होगा क्योंकि दोनों को ही चोट लगेगी। देन प्रिडेशन, प्रिडेशन में बेटा एक बेनिफिट होता है और दूसरे का लॉस होता है, ठीक है। फिर पैरासिटिज्म में भी वही होगा, एक जन जो न्यूट्रिशन लेगा वो तो फायदे में है, बट जिसने नहीं लिया वो तो नुकसान में हो जाएगा। ओके, देन कमेंसलिज्म, यहाँ पे बेटा एक बेनिफिट होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देन एमेंसलिज्म जिसमें एक हार्म होता है और एक अनइफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के एग्जाम्पल हैं, इसमें हमें याद रखना है बफेलो और कैटल और एरगेट का एग्जाम्पल, जहाँ पे बफेलोज क्या कर रही है, आपका पूरा चारा चर जा रही है, और एरगेट्स नाम के जो बर्ड रहते हैं उनके लिए वो रास्ता साफ कर दे रही है इंसेक्ट्स ढूंढने के लिए, फाइन। तो यहाँ पे बफेलो को कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे तो अपना खाना खाना ही था, एरगेट का फायदा हो गया। और एमेंसलिज्म में एक को हार्म हो रहा है, एक अनअफेक्टेड रह जा रहा है। जैसे कि अगर हम मैंगो ट्री का एग्जाम्पल ले, ठीक है, विथ ऑर्किड्स, तो ऑर्किड्स जो है वो बढ़िया मैंगो ट्री में पल बढ़ रहे रहते हैं, इनका तो फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी कमेंसलिज्म का ही एग्जाम्पल है। एमेंसलिज्म में यू हैव टू फाइंड सच स्पीशीज जहाँ एक का नुकसान और एक का अनअफेक्शन, मतलब अनअफेक्टेड रिजल्ट दिखे। ओके, फर्दर व्हेन वी मूव वी सी पॉपुलेशन,
ठीक है। पॉपुलेशन में हमने देखा कि कैसे वो इंटरेक्ट करता है, जो प्रिडेशन करता है, ठीक है। अब प्रिडेशन जो है, प्रिडेटर्स जब अटैक करेंगे तो दिस इज प्रिडेशन, जहाँ पे एक का फायदा एक का नुकसान होता है। जनरली कार्निवोर्स आर द प्रिडेटर्स, ठीक है। अब ये जो कार्निवोर्स रहते हैं, ये प्रेडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। प्रेडेटर्स का एक तरीके से अगर प्रेडेटर्स नहीं रहे तो प्रे का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेडेटर्स भी ज़रूरी है। ओके, देन नेचुरल प्रेडेटर्स इन द इन्वेडेड लैंड, प्रिकली पियर कैक्टस, ये जो एक ऑस्ट्रेलिया में प्लांट है, ये इन्वेड होकर पर्टिकुलर आया है और लेटर इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द, बहुत ज़्यादा इसका स्प्रेड होने के बाद कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर्स मौत आ गई, जिन्होंने इनको खाना शुरू कर दिया। नाउ प्रेडेटर्स का इम्पोर्टेंस हमने देख लिया। देन प्रेडेशन, okay, this is something very important concept as far as your 12th standard are considered. ओके, यहाँ से क्वेश्चंस आने के फिर भी चांसेस बनते हैं बेटा। देखिए, क्योंकि ये क्या है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपको क्या बता रहा है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे फॉर द सेम रिसोर्स, तो उनमें से एक का सर्वाइवल होगा, इंफीरियर वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, सुपीरियर विल बी सर्वाइविंग, ठीक है। तो व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल कॉम्पिटिट फॉर द सेम रिसोर्स, क्या होगा, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इंफीरियर वन जो रहेगा दैट विल गेट एलिमिनेट, वो खत्म हो जाएगा। ओके, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। इसको अगर आपको को एग्जिस्टेंस कराना है तो आपको रिसोर्स पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्स बांटने पड़ेंगे, सो दैट वो स्पीशीज जो है सेम, अगर बर्ड एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर एक दोनों बर्ड्स सेम, मैंने बताया था दोनों बर्ड्स अगर सेम चीज़ खा रहे हैं तो आपको क्या करना है, दूसरे के लिए कुछ अल्टरनेटिव दे देना है या रिसोर्स को पार्टीशन कर देना है। ओके, दिस इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, जहां हम कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए रिसोर्सेज बांट दे रहे हैं। जैसे अगर हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसके पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। वो तीनों बच्चे अगर उस प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करेंगे तो बेटर है कि वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पार्टीशन कर दे, सो दैट दे विल फीड ऑन देयर लैंड रिसोर्सेज। ओके, नाउ पैरासिटिज्म भी हमने देख लिया था। पैरासिटिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से को इवॉल्व करते हैं। ओके, पैरासाइट्स के 2 टाइप होते हैं। अडेप्टेशंस इन पैरासाइट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट हमें ये याद रखना है कि पैरासाइट्स 2 तरीके के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हमारी बॉडी में बाहर रहते हैं, जैसे ह्यूमन के ऊपर लाइज जुए बेटा आपके सर पे, टिक्स ऑन डॉग। ओके, तो ये आपको बाहर से आपको सक करते हैं और आपसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। राउंड वॉर्म, स्टेप वॉर्म, ह्यूमन लिवर, फ्लूक, ये सब आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, दिस इज समथिंग वी वर डिस्कसिंग अबाउट, दैट इज क्लेप्टोपैरासिटिज्म और पैरासिटिज्म, जिसको ही हम बोल रहे हैं ब्रूट पैरासिटिज्म। ये हमें बर्ड्स में देखने मिलता है बेटा। यहाँ पे पर्टिकुलर जो कुकू है एंड क्रो है, इनके बीच में एक रिलेशन बताया गया है। तो कुकू, ये जो बर्ड होती है फाइन, इसका जो एग रहता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू द क्रोज एग, ठीक है। अब मान लेते हैं ये देखिए आप, यहाँ पे कुकू के भी एग्स है और क्रो के भी एग्स है, बट यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि कौन सा एग किसका है, ठीक है। तो कुकू और क्रो का एग बहुत सिमिलर होता है, जिसकी वजह से कुकू क्या करती है, बिकॉज कुकू इज द बर्ड हु लाइक टू फ्लाई, ठीक है। तो उसको अगर फ्लाइंग पसंद है, उसको नहीं देखना अपने एग्स को, तो वो क्या करती है, क्रो के नेस्ट में जाके अपने एग्स को छोड़ देती है। और अब क्योंकि मदर क्रो को इतना भी डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आता कि उसका एग कौन सा है और कुकू का एग कौन सा है, दैट इज वाई वो सारे ही एग को हैच होने देती है। कुकू के एग पहले हैच हो जाते हैं, उसके बाद वो जो कुकू के
बच्चे रहते हैं वो उसके क्रो के एग्स को गिरा देते हैं, या फिर कभी कभी आउट ऑफ कंपटीशन अगर उसको कुकू को लग रहा है तो कुकू ही क्रो के एग्स गिरा कर अपने एग्स वहाँ पे जाकर रख देती है। फाइन, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए एज वेल एज योर बोर्ड्स के लिए एक्सेप्शनल पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पैरासिटिक बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म में एंडो एक्टो नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ अलग रिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे बर्ड्स ने क्या किया, अपने एग्स दूसरे के पास दे दिया और बोला ये आप संभाल के उसको हैच करवा दो। ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड बेटा कुकू है, हैव इवॉल्व टू रिजेंबल टू द होस्ट सेल। कुकू के एग्स ने अपने आप को रिजेंबल कर लिया विथ द क्रोज एग्स। ठीक है, और उसके साइज और कलर पे आ गए। सो अब ये होस्ट जो क्रो है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अंडा मेरा है कौन सा कुकू का है। ठीक है, और ये इजेक्ट कर देते हैं, मतलब कभी कभी ये मतलब खुद क्रो के एग को बाहर निकाल देते हैं। ओके, देन कमेंसलिज्म में हमने ऑर्किड्स और मैंगो का एग्जाम्पल याद रखना है। एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल का भी एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं। एमेंसिलिज्म में म्यूचुअलिज्म में यू हैव टू रिमेंबर एल्गी एंड फंगी, ये रिश्ता पति पत्नी वाला जहाँ पे फंगस इज प्रोवाइडिंग फूड, एल्गी इज प्रोवाइडिंग द फूड एंड फंगी इज प्रोवाइडिंग द होम। ओके, और उसी कॉम्बिनेशन को हम लाइकेन बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहलाता है और इसे ही हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म में अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन, दैट इज फिग ट्रीज एंड द वास्प्स। इनका भी रिलेशन पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए देखा जाता है म्यूचुअलिज्म की तरह। ओके, नाउ म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स हमें ऑर्किड्स और मैंगो ट्रीज फाइन, बीज एंड बम्बल बीज। म्यूचुअलिज्म इज डन। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स, ओके, ओके, बट आपको कंपटीशन में एक और बात याद रखनी है कि कंपटीशन में एक कैमोफ्लेज, ये जो पर्टिकुलर बर्ड्स और एनिमल्स का फीचर रहता है। ठीक है, कैमोफ्लेज होने का, जैसे अगर मानिए प्रेडेटर्स को बहुत अच्छे से सुनाई आता है, वो चल रहा है कोई तो उसके मूवमेंट समझ सकते हैं, वैसे ही एक पर्टिकुलर फिनोमेना है दैट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में बेटा क्या होगा कि पर्टिकुलर जो स्पीशी है, ठीक है, पर्टिकुलर जो स्पीशी है वो क्या करेगी, अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। जैसे अगर हिरन है, हिरन एक ग्रासलैंड में, ठीक है, आप बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कि आप उस हिरन को ढूंढ पाए ग्रासलैंड में। ठीक है, वैसे ही अगर आपको गिरगिट पता हो, गिरगिट के पास एक कलर बदलने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी रहती है, तो अगर मान लीजिए वो वुड पे बैठा है, ठीक है, अब वो प्रेडेटर की तरह काम करेगा जो गिरगिट है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, पेड़ में जाके बैठा है और वहाँ पे उसको इंसेक्ट दिखे, उसने अपना कलर क्या कर लिया, पेड़ के जैसा ही ब्राउन कलर कर लिया, फटक से वो अपने इंसेक्ट को खा लेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ एडेप्टेशंस हैं ये डेवलप किया है किसने, प्रेडेटर्स एंड प्रे ने, फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सीन दैट फिश, ठीक है, अभी जो फिशेज रहती है वो क्या करती है, सी एनिमल्स, ये आपके बुक में दिया है। अब सी एनिमल्स जो रहते हैं, ठीक है, इनके टेंटिकल्स रहते हैं, तो इनके टेंटिकल्स स्प्रेडेड रहते हैं। ओके, तो ये जो छोटी छोटी फिशेस रहती है ये टेंटिकल्स के पास चले जाती है ताकि ये बड़ी फिशेस से बच जाए। तो यहाँ पे टेंटिकल, सी एनिमल्स के टेंटिकल से सी एनिमल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, जहाँ पे एक का प्रॉफिट हो रहा है और एक को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग प्रायर इन importance of predators and everything prior in previous lectures. आज जो मुझे आपको बताना था that was the importance of predators, okay, and what is brood parasitism जो important है, जिसको kleptoparasitism भी बोलते हैं। आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे and all the best for your future and your upcoming exams.